Hello guys, good morning. कैसे हो आप सभी? Hope you are all very good. And this is Anuj. And today I'm going to tell you about the list of the sections under insolvency and bankruptcy code. So this video is going to help you to learn the sections of the IBC code. Uh, this video is going to help you to learn all the sections of IBC code in a very fast track mode. So please watch this video till end. So guys, first of all, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आईबीसी के अंदर टोटल जो सेक्शंस की संख्या है वो 255 है। ठीक है, टोटल सेक्शंस क्या है? टोटल सेक्शंस 255 सेक्शंस है। आईबीसी की ये जो 255 सेक्शंस की डिवीजन की गई है 5 पार्ट के अंदर है। पार्ट 5 है, ठीक है। तो टोटल सेक्शंस को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि वन पार्ट वन प्लस पार्ट 5, इसके अंदर कोई चैप्टर्स नहीं है, नो चैप्टर्स, राइट। इसके अलावा पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 4 तक इन सभी पार्ट में 7 चैप्टर्स दी गए हैं। इट मीन्स ईच पार्ट इज हैविंग 7 चैप्टर। पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 4 तक की जो डिवीजन की गई है सभी पार्ट्स में 7 चैप्टर्स दी गई है, राइट। तो दिस विल हेल्प यू टू जस्ट रिकॉल द फ्रेमवर्क ऑफ द सेक्शंस, राइट। अब पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 है प्रीलिमिनरी से डील करती है और इसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर के 3 तक दी गई है। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के ऊपर बात करती है। पार्ट सेक्शन 2 जो है इसके ऊपर एप्लीकेशंस की, आईबीसी कोड की एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगे, कहाँ कहाँ पे आईबीसी कोड एप्लीकेबल है, वो बात करता है। और सेक्शन 3 जो है डेफिनेशन दिए गए हैं। सेक्शन 3 के अंदर कुछ एक डेफिनेशंस दिए गए हैं और इस सेक्शन के अंदर जितने भी डेफिनेशंस दी गई है वो इंटायर आईबी कोड के ऊपर एप्लीकेबल होती है, राइट। सो दे आर द 3 सेक्शंस इन पार्ट 1। नाउ पार्ट सेकंड जो है वो किस चीज़ से डील करता है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पार्ट सेकंड जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस एंड लिक्विडेशंस फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन से डील करती है। इंसॉल्वेंसी के किस तरीके से रेजोल्यूशन होती है आईबीसी कोर्ट में, और लिक्विडेशन प्रोसेस कैसे चलाया जाता है, कैसे होती है, लिक्विडेशन प्रोसेस की क्या प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ पार्ट सेकंड में दी गई है। और पार्ट जो सेकंड है वो सेक्शन 4 से लेकर के 77A तक डील करती है, राइट। पार्ट जो सेकंड है हमारा 4 से लेकर के 77 तक डील करती है, राइट। तो अब पार्ट सेकंड की चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी है और इसके अंदर सेक्शन 4 जो है एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट, पार्ट सेकंड जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, वो किस में डिफाइन की गई है, सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 4 ये बतलाता है कि पार्ट सेकंड कब और कहाँ कैसे एप्लीकेबल होगी। 5 के अंदर डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 5 इज ऑल्सो कंटेनिंग डेफिनेशंस एंड यहाँ पे सेक्शन 3 में भी डेफिनेशन दिया गया था, बट क्या डिफरेंसेस हैं? जो डेफिनेशन 3 के अंदर दी गई है वो इंटायर कोड के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। बट सेक्शन 5 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो दैट इज applicable only for the part second. So this is the difference between the definitions given under section 3 and definitions given under section 5. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होने कि डेफिनेशन सेक्शन 3 में भी है, सेक्शन 5 में भी है, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। सो पार्ट सेकंड की चैप्टर 1 जो है कंटेनिंग ओनली 2 सेक्शन। चैप्टर सेकंड जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से डील करती है। दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो चैप्टर। अब सेक्शन 6 के अंदर हमारे को ये बताया गया है कि पर्सन हु में इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कौन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। सेक्शन 7 के जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कौन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, कौन कौन से सेक्शन में स्टार्ट कर सकता है। तो कौन स्टार्ट कर सकता है इसका आंसर आपको सेक्शन 6 देती है।
सेक्शन 7 के अंदर है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। गाइस जैसे कि आपको पता है 3 सेक्शंस के अंदर आईबीसी के अंदर जो इनिशिएशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है सेक्शन 7, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। तो सेक्शन 7 के अंदर जो इनिशिएशन की एप्लीकेशन फाइल किया जाता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा जाता है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हु इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इसमें बहुत सारे चीज़ अभी आपको रन करने पड़ेंगे। बट सेक्शन 7 के अंदर जो इनिशिएशन की एप्लीकेशन होता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा जाता है और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय द ऑपरेशन क्रेडिटर। अब यहाँ पे सेक्शन 8 के अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन किया जाएगा वो बेसिकली सेक्शन 8 में है, राइट। अब सेक्शन 8 में बेसिकली जाता क्या है, तो इसमें डिमांड नोटिस होता है, ठीक है, डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस। सेक्शन 9 के अंदर एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। सेक्शन 10 के अंदर है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट फाइल करेंगे इनिशिएशन की एप्लीकेशन वो सेक्शन 10 के अंदर है। सेक्शन 11 हमारे को बताता है कि पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, दे आर द सर्टेन पर्सन whose has been covered under section 11, जो कि सीआरपी के इनिशिएशन की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 11A हमारी को बताता है डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C, पीपीआईआरपी के लिए जो एप्लीकेशन लगाया गया है। और सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा जो एप्लीकेशन है, सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और सेक्शन 10 जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगाया है फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी, उसको किस तरीके से डिस्पोजल, कितने दिनों में डिस्पोजल किया जाएगा, वो सेक्शन 11 के अंदर है। सेक्शन 12 बताता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द सीआरपी, 180 डेज के अंदर सीआरपी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। 90 डेज की वन टाइम एक्सटेंशन होगी। इसके अलावा ऑल दो 90 डेज की एक्सटेंशन ज़्यादा भी मिलती है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है एनसीएलटी की। और इसके अलावा कुछ एक एक्सक्लूजन भी दी जाती है यदि लिटिगेशन में टाइम एक्सपेंड हुई है तो, ठीक है। 12 ये बतलाता है कि विड्रॉवल ऑफ द एप्लीकेशन, सडनली जो एप्लीकेशन 7, 9, 10 के अंदर इनिशिएशन की एप्लीकेशन एडमिट हो गई है उसको किस तरीके से विड्रॉ किया जाएगा, तो इसके प्रोविजंस जो 12A के अंदर दिया गया है। बेसिकली विड्रॉवल भी कई एक तरीके की होती है। एक तो विड्रॉवल वो है कि एप्लीकेशन फाइल हुआ, एडमिट अभी प्रोसेस में है, एप्लीकेशन एडमिट ही नहीं हुआ, विड्रॉवल के लिए लोग जा रहे हैं। एप्लीकेशन एडमिट हो गया, एनसीएलटी के द्वारा सीआरपीएफ स्टार्ट हो गया, बट सीओसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है तो वहाँ पे भी विड्रॉवल होती है। और एक सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो विड्रॉवल होती है। तो विड्रॉवल की जो क्लासिफिकेशन है कह सकते हो हम लोग 3 पार्ट में कर सकते हैं। बट यस, विड्रॉवल की जो प्रोविजन दी गई है वो सेक्शन 12A के अंदर है। 13 हमारे को बताता है कि डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसे ही एप्लीकेशन 7, 9, 10 की एडमिट होती है उस दिन को डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम हो जाती है, मोरेटोरियम डिक्लेयर हो जाएगा और साथ के साथ पब्लिक अनाउंसमेंट दी जाएगी। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्रेडिटर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स उनको एक सॉर्ट ऑफ इंटीमेशन देते हैं और उनसे क्लेम्स मंगवाते हैं। यदि किसी भी प्रकार की उनकी कोई राइट्स है सीडी के अंदर, सीडी पे कोई क्लेम है तो उसकी इंटीमेशन कह सकते हो कि ये हमारे को देना पड़ता है पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू। सेक्शन 13 डील्स विद द मोरेटोरियम और सेक्शन 14 के अंदर मोरेटोरियम डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज मोरेटोरियम, मोरेटोरियम की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, मोरेटोरियम कब तक रहेगा, इसके मोरेटोरियम के सीडी को क्या प्रोटेक्शन देता है। इंटायर थिंग्स हैज बीन गिवन अंडर द मोरेटोरियम, किस किस चीज़ों पे एप्लीकेबल होती है मोरेटोरियम, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। सेक्शन 15 जो है पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। पब्लिक अनाउंसमेंट जो कि मैं यहाँ बता रहा था, पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 3 डेज देना होता है आईआरपी को, राइट। और पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू कह सकते हो कि पब्लिक एट लार्ज एक शॉर्ट ऑफ इंटीमेशन होती है कि सीडी जो है कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आपको क्लेम सबमिट करनी है यदि कोई क्लेम बनता है आपका सीडी के ऊपर, राइट। तो दिस इज सेक्शन 16 which basically deals with appointment and tenure of interim resolution professionals। नॉर्मली आईआरपी की जो टेन्योर है 30 डेज होता है। और सेक्शन 17 है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोसेस। वंस द सीआरपी इज commenced, the entire management of the corporate debtor shall be managed by the IRP, right। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो आरपी होगा उसका क्या ड्यूटीज होगा, तो कह सकते हो कि द
very broad category of the duties has been prescribed in the section 18 and section 19 with person to extend cooperation to interim resolution professionals. They are the certain persons who are supposed to extend cooperation to the IRP in order to discharge his statutory duties which is prescribed in the section कह सकते हो 18, right? सेक्शन 20 के अंदर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. यस, once the CRP is admitted, IRP is termed as the CEO of the company and entire management of the CD based with the CD show. IRP shall strive to run the corporate data as the going concerns, which has been given in the section 20 and 21 के अंदर है committee of the creditors. Yes, क्लेम आने के बाद जो IRP है क्लेम को वेरीफाई करेगा और दैट बेसिस एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा. बेसिकली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में नॉर्मली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, यस, बट इन सर्टेन केसेस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी होंगे जब सीडी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं हैं या फिर सीडी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं बट ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू द सीडी. इन दैट केसेस द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं कंपनी के अंदर, तो दे विल बी पार्ट ऑफ द सी कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, राइट. सेक्शन 22 के अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स. अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड इन द फर्स्ट सीओसी मीटिंग जो होता है उसमें आरपी की अपॉइंटमेंट किया जाता है. उसमें या तो कोई पुराने जो आईआरपी है उसको कंटिन्यू किया जाता है एज अ आरपी और कोई अदर पर्सन को आरपी अपॉइंट भी किया जा सकता है एज द केस में भी. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. जो आरपी है वो सीआरपी प्रोसेस को कंडक्ट करेगा क्योंकि आफ्टर 30 days आरपी का अपॉइंटमेंट हो जाता है एंड आरपी शैल रन द entire CRP process. And section 24 tells you the meeting of committee of creditors. तो नॉर्मली कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स की मीटिंग करना होता है बाई 38 डे जो होता है फर्स्ट सीओसी मीटिंग को करना है. एंड नॉर्मली जो मीटिंग कौन कॉल करता है, आरपी करता है, और द एनी सीओसी मेंबर्स हैविंग 33% वोटिंग राइट कैन ask the IRP to call the meeting of the committee of the creditors. Section 25 के अंदर duties of resolution professionals को बताया गया है कि what are the duties of the resolution professionals. Similar जो कि IRP के लिए ड्यूटीज किस में दिया गया था, सेक्शन 17 में दिया गया था, और सेक्शन 25 के अंदर ड्यूटीज किसके लिए दिया गया है, ये इनके लिए दिया गया है आरपी के लिए. तो गाइस एक चीज आप ध्यान रखोगे, ड्यूटीज है ना, ये जो ड्यूटीज हैं किसका किसका ड्यूटीज की हम लोग बात करते हैं, आईआरपी की ड्यूटीज, आरपी का ड्यूटीज और एआर की ड्यूटीज. आई विल टेल यू कि हु इज द एआर, एआर कौन होता है. तो आईआरपी के लिए सेक्शन 70 के अंदर है, आरपी के लिए 25 के अंदर है, और एआर के लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए 25 के अंदर दिया गया है. ठीक है, तो ये सेक्शन 26 में है एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन नॉट टू अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 27 के है रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स. सेक्शन 28 के अंदर है अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स. देखो कुछ एक आइटम्स दी गई है इन सेक्शन 28 जहाँ पे सीओसी की अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट है. विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सीओसी मेंबर्स वो एक्शंस नहीं ली जा सकती आईआरपी के और आरपी के द्वारा, राइट. सेक्शन 29 के अंदर है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. यस गाइस, आरपी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को प्रिपेयर करेगा, बट अर्लियर जब आईबीसी कोड आया था उस वक्त जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने का काम था वो आईआरपी के ऊपर हुआ करता था, बट लेटर ऑन सिप्ट अमेंडमेंट करके इसको चेंज कर दिया गया और अब आरपी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को बनाएगा, राइट. सेक्शन 29 ए के अंदर है पर्सन नॉट एलिजिबल to be the resolution applicant. They are the certain persons who is falling in the section 29A won't be able to submit the resolution plan. तो कह सकते हो कि eligibility person not eligible to submit the resolution plan. ए कभी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते, इट मीन्स रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकते. सेक्शन 30 के अंदर है सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. जो पर्सन एलिजिबल होंगे वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे फॉर द रिवाइवल ऑफ द कंपनी सक्सेसफुली. तो सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान की जो बात कही गई है सेक्शन 30 के अंदर है. सेक्शन 31 के अंदर है अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान. अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, देखो रेजोल्यूशन प्लान एक बार आ जाने के बाद रेजोल्यूशन प्लान प्रॉपर्ली चेक की जाती है सीओसी के द्वारा, and then if the plan is okay then the COC will approve that resolution plan, and once the COC approve the resolution plan, that approved resolution plan shall be filed
by the RP to the adjudicating authority, that is NCLT. एंड NCLT भी उस चीज़ को कंफर्म करेगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली NCLT की, वो चेक ये करना होता है कि जो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है फॉर द रेजोल्यूशन प्लान विच इज गिवन अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 एंड रेगुलेशन 38 एंड 37 और एनी अदर प्रोविजंस जो कि अप्लीकेबल है, वो सारे प्रोविजंस कंप्लाई करती है रेजोल्यूशन प्लान, देन NCLT क्या करेगी, अपनी कंसेंट ग्रांट कर देंगे कि रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ें कहाँ पे दिया गया है, अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31 के अंदर है। सेक्शन 32 के अंदर अपील है कि एनीवन अग्रीव्ड बाय द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान कैन फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 32 एंड सेक्शन 32A जो है लाइबिलिटी फॉर द प्रायर ऑफेंसेस गाइस, दिस इज अ वेरी कह सकते हो कि एक प्रोटेक्टिव शिल्ड के तौर पे काम करता है फॉर द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, कि जो भी प्रायर ऑफेंसेस हैं, प्रायर ऑफेंसेस की एनी ऑफेंसेस विच इज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP से पहले की ऑफेंस है, उसके लिए जो है वो ये सारे कह सकते हो और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल। सो एक तरीके का एक प्रोटेक्शन ग्रांट करती है किसको, CD को। CD इट मीन्स रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जो नए एप्लीकेंट्स आएंगे। सो गाइस, ये जो था हमारा चैप्टर सेकंड था ऑफ पार्ट 2। तो ये CRP प्रोसेस की सारी चीज़ें हैं। बस इसमें मैं एक चीज़ और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन हमने पढ़ा है अभी, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 4 से लेकर के 32A तक। ठीक है, सेक्शन 4 से 32A तक ये प्रोसेस कंप्लीट, मतलब प्रोसेस, सारे प्रोसेस इसके अंदर दी गई है, बट इसके साथ कुछ एक एडिशनल चीज़ें आपको कवर करने हैं, जैसे कि AAA रूल्स हैं, AAA रूल्स 2016 एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, ये भी आपको कवर करने हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, 11 से 12 रूल है, आई थिंक 12 रूल हो, वो आपको कवर करने हैं। उसके बाद CIRP रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016, ये भी आपको कवर करने होंगे। ठीक है, यदि आप इन तीनों को मिला करके पढ़ते हैं तो आपकी जो ये CRP प्रोसेस की इंटायर, जो कह सकते हो कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सेक्शन 4 to 32A तक आपको पढ़ने हैं, AAA रूल्स एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग रूल 2016 से पढ़ने हैं, और इसको ऐसे कहते हैं IBBI AAA रूल्स एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल। इसी तरीके से IBBI CRP प्रोसेस रेगुलेशंस जो है 2016 से अवर करने। तो ये टोटल 3 चीज को आपको कवर करनी है फॉर द CRP प्रोसेस। नाउ चैप्टर थर्ड जो है लिक्विडेशन प्रोसेस से डील करती है। लिक्विडेशन प्रोसेस में सेक्शन 33 हमारे को बताता है कि इनिशिएशन ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस, लिक्विडेशन कब होगा। तो गाइस इसके कई सिनेरियो हैं जब लिक्विडेशन स्टार्ट किया जाएगा, या तो रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता है, रेजोल्यूशन प्लान COC ने अप्रूव नहीं किया, या फिर रेजोल्यूशन प्लान NCLT ने अप्रूव किया है। तो इन सारे केसेस में क्या है, कंपनी को लिक्विडेट कर दी जाती है, राइट। वो सेक्शन 33 के अंदर गया है। 34 जो है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फी टू बी पेड टू द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर की कैसे अपॉइंटमेंट होगा और क्या फी होगा लिक्विडेटर का, वो इसमें सेक्शन 34 के अंदर गया है। सेक्शन 35 के अंदर है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द लिक्विडेटर। 36 बताता है लिक्विडेशन स्टेट। 37 के अंदर है पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, एंड 38 के अंदर है कंसोलिडेशन ऑफ द क्लेम्स, एंड 39 के अंदर है वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स। जितने भी क्लेम्स हैं आफ्टर कंसोलिडेशन, लिक्विडेटर शैल वेरीफाई द क्लेम्स एंड कम्युनिकेट टू द ऑल द क्रेडिटर्स। एंड सेक्शन 40 के अंदर है एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द क्लेम्स। जो भी क्लेम्स आए लिक्विडेटर के पास, उसको वेरीफाई करके उसको एडमिट किया जाएगा और रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट किया जाता है तो उसका ग्राउंड बताना पड़ेगा कि क्यों क्लेम को रिजेक्ट किया गया है। सेक्शन 41 के अंदर है डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द क्लेम्स। 42 के अंदर है अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर। इफ द लिक्विडेटर रिजेक्ट द क्लेम्स और any decisions by which anyone is aggrieved, then he can file appeal before the NCLT against the decision of the liquidator, right। सेक्शन 43 के अंदर दिया गया है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिलीवेंट टाइम। तो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होती है एंड उसकी कब, कितने टेन्योर में क्या लुक बैक पीरियड होगा प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए, वो दैट डील्स विद द सेक्शन 43। एंड 44 के अंदर है ऑर्डर इन केस ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो NCLT क्या ऑर्डर पास करेगी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर के। 44 के अंदर है अवॉइडेंस एंड अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस, एंड 46 के अंदर है रिलेवेंट टाइम पीरियड फॉर अवॉइडेंस अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन। 47 के अंदर है एप्लीकेशन बाई क्रेडिटर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस। 48 के अंदर है ऑर्डर इन केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस।
49 डील करती है ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स। सेक्शन 50 के अंदर है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यू विल हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है और ऑर्डर एनसीएलटी क्या पास करेगी इन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। अब 52 के अंदर है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। हु इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। एंड सेक्शन 53 के अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, लिक्विडेशन स्टेट और जो प्रोसीड्स है उसको किस तरीके से वाटरफॉल मैकेनिज्म इस सेक्शंस को बोलते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस तो कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एस्पेक्ट्स है अंडर लिक्विडेशंस। एंड 54 के अंदर है डिजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। डिजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, डिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कब होता है? लिक्विडेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद, तेरे सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक एप्लीकेशन एनसीएलटी में फाइल किया जाता है, दैट एप्लीकेशन फॉर द डिजोल्यूशन। और कह सकते हो कि फाइनल यहाँ पे कंपनी की डेथ हो जाती है जब डिजोल्यूशन अप्रूव हो जाती है, राइट। तो अब डिजोल्यूशन कब होगा? तो ये लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिजोल्यूशन एप्लीकेशन लगाया जाता है। इट मीन्स कह सकते हो कि फाइनल रिपोर्ट बनाने के बाद डिजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल की जाती है। गाइस ये डिजोल्यूशन एप्लीकेशन दोनों टाइप के, ये वॉलंटरी लिक्विडेशन है वहाँ पे भी डिजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, और लिक्विडेशन प्रोसेस यदि चल रही है वहाँ पे भी डिजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा। बट दोनों ही केसेस में या इधर वॉलंटरी लिक्विडेशन और लिक्विडेशन प्रोसेस और फाइनल रिपोर्ट बनाने के बाद ही डिजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल की जाती है। सो गाइस दिस इज द चैप्टर थर्ड ऑफ द सीआरपी पार्ट सेकेंड का चैप्टर थर्ड कंप्लीट होती है। एंड नाउ यहाँ पे एक न्यू चैप्टर इंसर्ट किया गया है, वो प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो सेक्शन 54A जो है कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल फॉर द पीपीआईआरपी प्रोसेस, इनको हम शॉर्ट में पीपीआईआरपी प्रोसेस भी कहते हैं। एंड 54B बताता है ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्या ड्यूटीज होता है प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आरपी का, वो इसमें बताया गया है। 54C के अंदर है एप्लीकेशन टू इनिशिएट प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। 54D के अंदर है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। 54E है डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट during the pre-packed insolvency resolution process. And 54E duties and powers of resolution professional. 54G है list of claims and preliminary information. 54H के अंदर है management of affairs of the corporate debtor कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। 54I के अंदर दी गई है। 54G है वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एज यूजुअल जैसे सीआरपी प्रोसेस में होता है। 54K के अंदर है कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। 54L के अंदर है अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। एंड 54M के अंदर है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ किसका अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L। जो अप्रूवल की ऑर्डर आती है उससे यदि किसी भी व्यक्ति की इंटरेस्ट को हार्म हो रही है या फिर ही इज अफेक्टेड, देन ही कैन गो फॉर द अपील बिफोर द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 54M के, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। बट गाइस प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्टिंग में नहीं हुआ करता था, रिसेंटली एड ऑन किया गया है एबीसी कोड के अंतर्गत। और दिस प्रोसेस इज इंटायरली फॉर द एमएसएमई एंटिटी। एमएसएमई एंटिटी के लिए ही एक प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं इंटायर एस्पेक्ट्स फॉर द पीपीआईआरपी प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। इसमें तो सिर्फ सेक्शन की लिस्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हमारे लिए पीपीआईआरपी प्रोसेस का है। नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होती है फास्ट ट्रैक, चैप्टर 4 जो है हमारा फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। गाइस देखो ये भी एक तरीके का इंसॉल्वेंसी का समाधान करने की प्रक्रिया है जैसे कि सीआरपी प्रोसेस है, बट यहाँ पे जो टेन्योर होने वाली है दैट इज शॉर्टर। नॉर्मली जो सीआरपी प्रोसेस होता है उसको 180 डेज के अंदर कंप्लीट करने हैं, बट दिस पीपीआई फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विल नॉट टेक 180 डेज, इसको शॉर्टर टाइम पीरियड में कंप्लीट किया जाता है। तो सेक्शन 55 हमारे को बताता है कि फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। 56 बताता है टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। 57 के अंदर है मैनर फॉर इनिशिएटिंग फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एंड 58 हमारे को बतलाता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर सेकंड। जो चैप्टर सेकंड है that is for the corporate insolvency resolution process will applicable to the fast track insolvency resolution process as well। but यहाँ पे जो प्रोसेस सेम होगा बट काम करने के जो
टाइम होगा वो शॉर्टर होगा, जल्दी से इसको निपटाना है, राइट। नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। गाइस, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। क्या है ये? भी कंपनी को लिक्विडेट करने की एक प्रक्रिया है, बट ये जो लिक्विडेशन स्टार्ट होती है, कंपनी अपनी वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा से स्टार्ट करती है, और ये सेक्शन 59 के अंदर दिया गया है। तो इसके लिए आपको एक ही सेक्शन है, हाँ, बट आपको एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि सेक्शन 59 को आपको पढ़ने हैं किसके? सेक्शन 34 जो है, सेक्शन 34 से लेकर के 54 तक, ठीक है। ये भी सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट सेक्शन 59 टू बी कवर्ड विथ सेक्शन 34 ऑनवर्ड्स टू 54 ऑफ आईबीसी, ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके साथ जो है एक रूल्स देखने हैं जिसको हम लोग आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये 2016 की रेगुलेशंस हैं, तो इसे भी आपको कवर करना है। तो तीन चीज हो गया आपका, सेक्शन 59 हो गए, सेक्शन 34 से लेकर के 54 तक ए हो गया, और तीसरा जो रेगुलेशंस हैं आईबीबीआई वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016, ये भी आपको कवर करने हैं। यदि ये तीनों आप लोग कवर करते हैं, तीनों तो चीजें आपकी वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट हो जाती है ना। नेक्स्ट जो है कह सकते हो चैप्टर 6 जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन। कौन होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? इन शॉर्ट हम लोग ए बोलते हैं, और ए यहाँ पे कौन है? एनसीएलटी है, ठीक है। एनसीएल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और अपीलेट अथॉरिटी जो है, अपीलेट अथॉरिटी जो है इसमें एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट। तो सेक्शन 60 के अंदर बताया गया है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन कौन होगा? तो एनसीएलटी है। उसके बाद अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी। अपील क्या है? एनसीएलटी की ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग अपील इनक्लैट में लेके जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाती है। सेक्शन 62 के अंदर है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इनक्लैट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में दी फाइल करना है। सेक्शन 63 के अंदर है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है आईवीसी की मैटर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 64 है एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, वो 64 के अंदर बताया गया है। 65 के अंदर है फ्रॉडुलेंट और मेलिशियस इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, एंड 66 के अंदर है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग और रॉन्गफुल ट्रेडिंग क्या है वो बताया गया है। 67 के अंदर है प्रोसीडिंग्स अंडर 66, एंड 67 ए के अंदर है फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा ड्यूरिंग द प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो दिस वाज इंटायर चैप्टर 6 दैट इज pertaining to the adjudicating authority of the corporate person। से यार चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर 7, लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट सेकंड। इसमें बेसिकली है क्या? पनिशमेंट फॉर कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। आप यदि सीडी की प्रॉपर्टी को कंसील करते हैं तो उसकी क्या पनिशमेंट है? सेक्शन 68 बतलाता है। सेक्शन 69 हमारे को पनिशमेंट फॉर ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स बतलाता है। सेक्शन 70 जो है पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट इन कोर्स ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, वो बताया गया है। 71 के अंदर है पनिशमेंट फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर के बुक्स को यदि फॉल्सिफाई किया गया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा? 72 के अंदर है पनिशमेंट फॉर विलफुल एंड मेटेरियल omission from the statement relating to the affairs of the corporate debtor, ठीक है। तो इसकी पनिशमेंट दी गई है। 73 के अंदर है पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू द सीडी क्रेडिटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स जो हैं सीडी की क्रेडिटर्स को कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी गई है तो उसके लिए पनिशमेंट 73 के अंदर दिया गया है। 74 के अंदर है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ मोरेटोरियम और द रेजोल्यूशन प्लान। मोरेटोरियम जो सेक्शन 14 के अंदर दी गई है, और रेजोल्यूशन प्लान जो हुआ है इसकी प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करते हो तो उसकी पनिशमेंट 74 के अंदर है। 75 के अंदर है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन furnished in application, जो application for initiation of the CIRP or any other applications filed under the IBC कोड, उसके अंदर आप यदि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए पनिशमेंट कहाँ पे है? सेक्शन 75 के अंदर दिया गया है। 76 के अंदर है पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिस्प्यूट और पेमेंट ऑफ डेट बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। यदि सेक्शन जो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल हो रही है और उसमें आप डिस्क्लोज नहीं करते हो, डिस्प्यूट के बारे में डिस्क्लोज नहीं करते हो, और जो आपको पेमेंट आई है उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करते हो बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, देन
There is also punishment for that, and that punishment has been given under section 76. Now 77 है punishment for providing false information in the application made by the corporate data. आपने सीरी जो कॉर्पोरेट डेटा सेक्शन 10 की जो एप्लीकेशन है उसमें आपने कोई वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उसकी पनिशमेंट 77 के अंदर है। 77A के अंदर है पनिशमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू द प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये प्री पैक्ड के लिए बेसिकली है 77 जो कि प्री पैक के साथ ही इसको ऐड ऑन किया गया था। तो गाइस हमारा जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड किस चीज के लिए है रिकॉल करो। पार्ट सेकंड था हमारा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। इसके लिए सेक्शन 4 से लेकर के 77A तक हमारे को सेक्शंस कवर करने थे जो कि हमने इसे कवर कर लिए। होप ये चीजें आपको समझ में तो आ गई होगी कि क्या सेक्शंस की ऑर्डर है सीआरपी प्रोसेस में, राइट। नाउ जो है हमारा पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड की जो प्रोविजन है अभी अप्लीकेबल नहीं है और कुछ एक प्रोविजन इसके एप्लीकेबल है, बट वो प्रोविजन किसके लिए है, पर्सनल गारंटी की प्रोविजन एप्लीकेबल है अभी, और जो अदर प्रोविजंस हैं फॉर द इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स अभी एप्लीकेबल नहीं है। लेटर ऑन ये प्रोविजंस आएंगे, कब आएंगे आई डोंट नो, ठीक है। अब सेम जो पार्ट थर्ड है इसकी भी कह सकते हो कि टोटल 7 चैप्टर्स दी गई है, ठीक है। 7 चैप्टर्स में इसका बाइफरकेशन हो रखा है। तो चैप्टर 1 जो है बेसिकली एप्लीकेशन, और 79 के अंदर कुछ एक फिर से डेफिनेशन दिया गया है जो पार्ट थर्ड के ऊपर अप्लीकेबल होगा। सेक्शन 80 के अंदर है एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। चैप्टर सेकंड जो है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के ऊपर बात करता है कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस होता क्या है और कौन स्टार्ट कर सकता है। तो सेक्शन 80 जो है उसमें कुछ एक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स दी गई है, यदि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 81 के अंदर गया है एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए, वो 81 के अंदर है। 82 के अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। 83 के अंदर है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। 84 के अंदर है एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 85 के अंदर है अफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। 86 के अंदर है ऑब्जेक्शन बाय द क्रेडिटर्स एंड their examination by the resolution professional। 87 के अंदर है application against the decision of the resolution professional। 88 के अंदर है general duties of the debtor। 89 के अंदर है replacement of the resolution professional। So these are the sections for the phrase start process, section 80 onwards to 89, right? This is all about chapter second of part third। Now chapter third of क्या है, इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। 94 के अंदर है एप्लीकेशन बाय द डेटर टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। 94 के अंदर है डेटर खुद से एप्लीकेशन लगाएगा फॉर इनिशिएशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। और 95 के अंदर एप्लीकेशन क्रेडिटर लगाता है फॉर इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। 96 के अंदर है इंटरिम मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। 97 के अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। 98 के अंदर है रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यदि जो मेंबर्स ऑफ सीओसी है, मेंबर्स ऑफ कमिटी को लगता है कि आरपी इज नॉट वर्किंग डिलिजेंटली और नॉट कॉम्पिटेंट टू वर्क इन सच सिनेरियोज, कमिटी क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है जो भी है आरपी उसको, ठीक है। 99 के अंदर है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट विद इन 10 डेज, रिपोर्ट को सबमिट करना होता है आरपी को, और विद इन 10 डेज अब वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद वो रिपोर्ट को एनसीएलटी क्या करेगी, या तो एडमिट करेगी या रिजेक्ट करेगी। एडमिट करने के बाद ही कंपनी में मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाती है। सेक्शन 101 के अंदर, 102 के अंदर है पब्लिक नोटिस एंड क्लेम फ्रॉम द क्रेडिटर्स। 103 के अंदर है रजिस्टरिंग ऑफ द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, सबमिशन जिसको बोल सकते हो, जो क्रेडिटर्स है वो क्लेम सबमिट करेंगे आरपी के पास। एंड सेक्शन 104 के अंदर जो आरपी है वो क्या बनाएगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा। 106 के अंदर है रीपेमेंट प्लान देगा, कौन देगा रीपेमेंट प्लान, पर्सनल गारंटर है वो रीपेमेंट प्लान को सबमिट करेगा आरपी को। आरपी उस रीपेमेंट प्लान को चेकआउट करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर रिपोर्ट बना करके सबमिट करेगा, कि इसको रिपोर्ट एनसीएलटी में सबमिट करेगा। एंड सेक्शन 107 में क्या है, समनिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, जो यहाँ पे मीटिंग है वो कॉल करेगा। कंडक्ट ऑफ द मीटिंग की जाएगी यहाँ पे कॉल, सेक्शन 107 के अंदर कॉल किया जाएगा। इसमें नोटिस देने हैं, कितने दिन पहले नोटिस देना है, नोटिस के कंटेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ हमारे को कवर करने हैं। 108 के अंदर है कंडक्ट ऑफ मीटिंग,
बताया गया है। एंड 109 के अंदर है वोटिंग राइट्स ऑफ द क्रेडिटर्स। 10 के अंदर है राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन रीपेमेंट प्लान। 111 के अंदर है अप्रूवल ऑफ द रीपेमेंट प्लान। 112 के अंदर है रिपोर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन द रीपेमेंट प्लान। 113 में है नोटिस ऑफ डिसीजन टेकन एट द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। सेक्शन 114 के अंदर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन द रीपेमेंट प्लान। ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन द रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान सब कुछ कंफर्म है और अप्रूव्ड है क्रेडिटर्स के द्वारा, तो वो अप्रूव हो जाएगा। एंड इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन द रीपेमेंट प्लान वंस द प्लान इज अप्रूव्ड, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 116 के अंदर है इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। एंड 117 के अंदर है कि कंप्लीशन ऑफ रीपेमेंट प्लान। 118 के अंदर है रीपेमेंट प्लान कमिंग टू एंड प्रीमेच्योरली। एंड 119 के अंदर है डिस्चार्ज ऑर्डर। 120 के अंदर है स्टैंडर्ड कंडक्ट। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर थर्ड, जो कि हमने कवर कर लिया। और चैप्टर थर्ड बेसिकली अभी जो पर्सनल गारंटर की प्रोविजंस हैं उसके लिए हैं, पर्सनल गारंटर्स के लिए हैं। और चैप्टर फोर जो है बैंक्रप्सी ऑर्डर फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स, अगेन दिस इस ये जो प्रोविजन है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए तो अभी आया नहीं है, बट यस सर्टेनली पर्सनल गारंटर के लिए एप्लीकेबल है। 121 के अंदर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी। जब वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन नहीं हो पाती है तो बैंक्रप्सी के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा, फाइल किया जाएगा। 112 के अंदर है एप्लीकेशन बाय द डेटर। 123 के अंदर है, 122 के अंदर है, 122 के अंदर है एप्लीकेशन बाय द डेटर लगाएगा। एंड 123 के अंदर क्रेडिटर जो है वो लगाएगा। जैसे कि वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए भी डेटर और क्रेडिटर दोनों अलग अलग सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करते थे। 94 के अंदर डेटर था, 95 के अंदर क्रेडिटर का था। तो इसी तरीके से यहाँ पे 112 के अंदर 122 के अंदर डेटर है एंड 123 के अंदर क्रेडिटर्स है। एंड नेक्स्ट 124 के अंदर इफेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशन वंस द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी इज फाइल्ड, देन व्हाट विल have implication of that application। 125 के अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो यहाँ पे बैंक लिक्विडेटर कह सकते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर ना करके यहाँ पे एक अलग से टर्म्स दी गई है बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जो कि एक कह सकते हो कि ट्रस्टी का काम करना होगा लिक्विडेटर के द्वारा। ट्रस्टी किस चीज़ का, किस चीज़ ट्रस्ट तो जो बैंक्रप्सी स्टेट होती है, ठीक है, लिक्विडेशन स्टेट हम लोग कहते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस में, बट यहाँ पे बैंक्रप्सी स्टेट होगा जो कि एज अ ट्रस्टी मैनेज करेगा। कौन? लिक्विडेटर। 126 के अंदर है बैंक्रप्सी ऑर्डर। 127 के अंदर है वैलिडिटी ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर, कितने दिनों तक की इसकी वैलिडिटी होगी। और 128 के अंदर है इफेक्ट ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर। बैंक्रप्सी ऑर्डर पास होता है तो उसका क्या इफेक्ट्स होगा बैंक्रप्ट के ऊपर। एंड 129 के अंदर है स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन। 130 के अंदर है पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग द क्लेम फ्रॉम द क्रेडिटर्स। 131 के अंदर है रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लेम्स और सबमिशन ऑफ द क्लेम्स कह सकते हो। 132 के अंदर है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। 133 के अंदर है समनिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, मींस कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। 134 के अंदर है कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, वोटिंग राइट ऑफ द क्रेडिटर्स। 136 के अंदर है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी। 137 के अंदर है कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 138 के अंदर है डिस्चार्ज ऑर्डर। 139 के अंदर है इफेक्ट्स ऑफ डिस्चार्ज। 140 के अंदर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बैंक्रप्ट। 141 के अंदर है restrictions on the bankrupt। 142 के अंदर है modification और recall of bankruptcy order। 143 standard conduct। 144 fees for the bankruptcy trustee। 145 रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। देखो सभी की रिप्लेसमेंट की प्रोविजंस दी गई है, चाहे वो आरपी हो, चाहे वो लिक्विडेटर हो, चाहे वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी हो, सभी की प्रोविजंस दिया गया है फॉर रिप्लेसमेंट। एंड यहाँ पे रेजिग्नेशन की भी बात दी गई है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी रिजाइन करना चाहे तो वो रिजाइन कर सकते हैं। 147 के अंदर है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। एंड 148 है रिलीज ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। कब रिलीज होगा? जब कह सकते हो कि इंटायर बैंक्रप्सी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो रिलीज हो जाएगा जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, राइट। नाउ चैप्टर 5, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। 149 के अंदर है फंक्शन ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। 150 के अंदर है ड्यूटीज
ऑफ बैंकक्रप्ट टुवर्ड्स द बैंकरप्सी ट्रस्टी। 151 के अंदर है राइट ऑफ बैंकरप्सी ट्रस्टी। 152 के अंदर है जनरल पावर ऑफ बैंकरप्सी ट्रस्टी। 153 के अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर्स इन सर्टेन एक्ट्स। 154 के अंदर है वेस्टिंग ऑफ कास्ट ऑफ bankrupt। 155 state of bankrupt। 156 delivery of the property and documents of bankruptcy trustee। 157 acquisition of control of bankruptcy trustee। 158 restriction on distribution of the property। 159 after acquired property of the bankrupt। 160 on arrest property। 161 notice to disclaimer on arrest property। 162 disclaimer of the leaseholds। 163 challenges against the disclaimed property। 164 undervalue transaction। 165 preference transactions। 166 effect of order। 167 extortionate credit transactions। 168 obligation of under contract। 169 continuance of the proceedings on the death of bankrupt। 170 administration of estate of the deceased bankrupt। 171 के अंदर है proof of date। 172 proof of date by the secured creditors। 173 mutual क्रेडिट एंड सेट ऑफ की बात की गई है। 174 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड कुछ है तो, एंड 175 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। 176 फाइनल डिविडेंड एंड 177 क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स एंड 178 प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ डेट। सो ये था हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 6 क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप। जैसे कि आपको पता है, हमने बात किया कि कॉर्पोरेट जो पर्सन्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एनसीएलटी है, और अपीलेट अथॉरिटी एनसीएएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, बट यहाँ पे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप है वो अलग है। यहाँ पे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है अपीलेट अथॉरिटी। तो DRT is adjudicating authority for the individual and partnership firms, whereas DRAT, Debt Recovery Appellate Tribunal, is appellate authority, right? But since the provisions pertaining to the individual and partnership is not in force till date, तो ये चीज़ तो अभी है नहीं। बट यस, फॉर द पर्सनल गारंटर्स के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी जो होगा एनसीएलटी ही होगा। ठीक है, वो डीआरटी नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 179 के अंदर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स। 180 के अंदर है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शंस। 181 के अंदर है अपील टू डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स एंड 182 के अपील टू सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशंस, राइट। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट होता है एंड चैप्टर 7 जो है ऑफेंस एंड पेनल्टीज, इसमें बताया गया है। 184 के अंदर है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट बाय द क्रेडिटर इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्रेडिटर्स यदि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 184 के अंदर है। 185 के अंदर है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन। 186 पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन कंसीलमेंट एक्सेट्रा बाय द बैंकरप्ट। 187 के अंदर है पनिशमेंट फॉर सर्टेन एक्शन। सो गाइस, ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने सेक्शन 187 तक की लिस्ट देख लिया ना, जो पार्ट 4 है, दैट इज सेक्शन 188 से लेकर के 223 तक है। और बेसिकली इसके अंदर रेगुलेशन फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की कई एक पिलर है, उसमें से जो मोस्ट क्रूशियल पिलर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये जो विंग्स हैं, इसके बिना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो इस जो हमारा पार्ट 4 है, इसमें हम लोग इन सभी के बारे में बात करेंगे। सडनली आईबीबीआई के बारे में बात करेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में बात करेंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के बारे में बात करेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर 1 है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके जो सेक्शन 188 है इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बोर्ड, वो बात करता है। 189 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड मींस आईबीबीआई, ठीक है, आईबीबीआई को यहाँ पे बोर्ड बोला गया है। ठीक है, सेकंड जो नेक्स्ट सेक्शन है रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ फ्रॉम द ऑफिस, जो आईबीबीआई के ऑफिस से किसी मेंबर्स को रिमूवल की क्या प्रोविजंस है, वो 190 के अंदर है। 191 के अंदर है पावर ऑफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन का क्या पावर होगा, चेयरपर्सन ऑफ आईबीबीआई की क्या पावर होगा, वो 191 के अंदर है। 192 के अंदर है मीटिंग ऑफ द बोर्ड
एंड 193 क्या है, मेंबर नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में मेंबर्स मीटिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड 194 के अंदर है वैकेंसीज इट्स एक्ट नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफिस एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड। यदि कोई भी किसी भी सॉर्ट ऑफ वैकेंसी होती है तो जो बोर्ड की प्रोसीडिंग्स हैं उसको इनवैलिडेट नहीं करेगा, और होता भी नहीं है ये चीज़ें। 195 के अंदर है पावर टू डेजिग्नेट द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। नाउ चैप्टर सेकंड है पावर एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड, क्या होगा। 196 के अंदर है बीबीआई की पावर एंड फंक्शन के ऊपर बात की गई है। 197 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड अदर कमिटीज। जो वेरियस कमिटीज है आईबीबीआई का, उसका जिक्र सेक्शन 197 के अंदर किया गया है। 198 के अंदर है कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर बात करती है। चैप्टर थर्ड जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाइसेंसीज है, एंड इसमें सेक्शन 199 नो पर्सन टू फंक्शन करेगा एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाइसेंसी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 199 में ये हो गया कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। 200 के अंदर है प्रिंसिपल governing registration of insolvency professional licenses. Section 201 registration of insolvency professional licenses. 202 appeal to the NCLAT. 203 में है गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाइसेंसेस। 204 function of insolvency professional licensee। 205 insolvency professional license to make the bylaws। एंड चैप्टर जो 4 है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाइसेंसेस। 206 enrolled and registered person to act insolvency professional। 207 registration of insolvency professional। 208 में function and obligation of insolvency professional। टू जो चैप्टर 5 है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। गाइस इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या है, तो कह सकते हो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज हैं यहाँ पे। डेट डिफॉल्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को। सडनली इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, यस जो क्रेडिटर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को वहाँ पे सबमिट करेगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के ऊपर। डिटेल में हम लोग अलग से बात करेंगे इसके ऊपर। 209 के अंदर है नो पर्सन टू फंक्शन एज द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। 2010 के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की बात की गई है। 211 के अंदर अपील टू द एनसीएलटी एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। एंड 213 के अंदर है कोर सर्विसेज इट्स एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। Next, 214 obligation of the information utility। 215 procedure for submission of क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैंने बताया कि जो क्रेडिटर्स हैं और जो डेटर्स हैं सभी को आरपी है वो भी इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सकता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। बट व्हाट विल बी द प्रोसीजर्स फॉर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो गैस इसमें है क्या कि आपके पास एक अकाउंट, जैसे कि आप लॉग इन क्रेडेंशियल होनी चाहिए, जैसे कि आप आईबीबीआई की साइट पे अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करते हो, उसी तरीके से आपका भी लॉग इन होनी चाहिए, लॉग इन क्रेडेंशियल होनी चाहिए, जो कि आपको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की साइट पे जाकर के बनाना होता है। एंड थ्रू फ्रॉम देयर यू कैन सबमिट द इंफॉर्मेशन। एंड 216 के अंदर है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन सबमिटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसकी क्या राइट है एंड ऑब्लिगेशन होगा वो बताया गया। नेक्स्ट चैप्टर 6 जो है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। सेक्शन 217 के अंदर बताया गया है कंप्लेंट्स अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लाइसेंसी एंड इट्स मेंबर और द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। सेक्शन 218 के अंदर है इन्वेस्टिगेशन of insolvency professional agency and its member of information utility। नेक्स्ट 219 के अंदर है सो कॉल्स नोटिस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इट्स मेंबर और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। 220 के अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। नाउ चैप्टर 7 है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। 221 के अंदर है ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 222 के अंदर है बोर्ड ऑफ बोर्ड्स की फंड। एंड 223 के अंदर है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स ऑफ ऑडिट किसका, आईबीपीआई का। गाइस ये हमारा जो पार्ट 4 था वो भी कंप्लीट हुआ। नाउ वी टर्न टुवर्ड्स द पार्ट 4। और ये पार्ट 4 में क्या है, मिसलेनियस प्रोविजंस दी गई है। इसके अंदर कोई चैप्टर्स नहीं दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया था कि पार्ट 1 एंड पार्ट 5 ये दो ऐसे पार्ट हैं आईपीसी के जिसके अंदर कोई चैप्टर नहीं दी गई है। रिमेनिंग पार्ट 2 onwards to part 4, each part is having total 7 chapters each, right now, but in part 5 there is no chapter and part 1 is also having no chapters.
तो इसमें सेक्शंस की लिस्ट सिर्फ हम कवर करेंगे। इसमें सेक्शन 224 के अंदर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड के ऊपर बात की गई है। 225 के अंदर है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, सीजी क्या कर सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है। एंड 226 के अंदर है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सस्पेंड द बोर्ड। यदि कोई ऐसी ओकेजन आती है जब गवर्नमेंट को लगता है कि आईबीबीआई को सस्पेंड कर दी जानी चाहिए, तो सीजी इज हैविंग पावर टू सस्पेंड द IBBI। 227 के अंदर है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। एंड 228 के अंदर है बजट। 229 के अंदर है एनुअल रिपोर्ट। बजट किसका, IBBI का। रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसका, IBBI का। डेलीगेशन ऑफ द पावर की बात की गई है। 230 के अंदर है सेक्शन। 231 के अंदर है 12 जुरिस्डिक्शंस। 232 के अंदर है मेंबर ऑफिस एंड एम्प्लॉइज ऑफ द बोर्ड ऑफ द पब्लिक सर्वेंट होगा, जो भी है एम्प्लॉइज मेंबर्स, उनको पब्लिक सर्वेंट माना गया है। 223 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। यदि कोई एक्शन गुड फेथ में लिया जा रहा है तो उस एक्शन की प्रोटेक्शन होगी। 234 के अंदर है एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज, IBBI कर सकती है। 235 के अंदर है लेटर टू रिक्वेस्ट टू द कंट्री आउटसाइड इन सर्टेन केसेस। 235 ये है पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक कह सकते हो रेसिड्यूटरी सेक्शंस हैं पनिशमेंट को लेकर के। एंड 236 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बाय द स्पेशल कोर्ट, कुछ एक ऑफेंस है जिसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट में किया जाएगा। एंड 237 अपील एंड रिवीजन। 238 है प्रोविजन ऑफ दिस कोड टू ओवरराइड अदर लॉस। 238 ए लिमिटेशंस। 239 पावर टू मेक द रूल्स। 240 पावर टू मेक द रेगुलेशंस। एंड कह सकते हो कि IBBI के पास पावर है किस चीज़ का, रूल बनाने का, रेगुलेशन बनाने का पावर। 240 के अंदर दी गया है। 240 ए में है एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए, जो हमने पढ़ा था ना प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो MSME के ऊपर एप्लीकेबल था। तो ये भी है सेक्शन 240 ए जो है वो MSME एंटिटी के लिए है। 241 के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, जो भी रूल्स बना रही है IBBI या फिर रेगुलेशन बना रही है उसको पार्लियामेंट जब सेशन में आएगी तो वहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। 242 के अंदर है पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज, कोई डिफिकल्टीज आती है इंटरप्रिटेशन में एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो IBBI उसको रिमूव करेगा। 243 रिपील ऑफ द सर्टेन इनैक्टमेंट्स एंड द सेविंग। 244 में है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। एंड 245 अमेंडमेंट से कुछ एक सेक्शन है 245 ऑनवर्ड्स टू 255, वो बेसिकली IBC कोड जब आया था तो इस कोड की वजह से कुछ एक एक्ट में अमेंडमेंट लाना पड़ा था, तो वो सारी अमेंडमेंट्स की जो हैं वो 244 ऑनवर्ड्स नहीं 245 ऑनवर्ड्स टू 255 तक दी गई है। तो गाइस ये हमारा पार्ट जो था 5 वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। होप कि ये तो कह सकते हैं कि मैंने सिर्फ आपको लिस्ट सेक्शंस की लिस्ट बताई है। आई एम नॉट एबल टू कवर इन प्रोविजंस, किसी भी सेक्शंस की मैंने यहाँ पे प्रोविजंस नहीं बताया, बट सर्टेनली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू लर्न द लिस्ट ऑफ द सेक्शंस। एंड यदि आपको चाहना एक छोटी सी वीडियो है, यदि आपको लगता है कि मुझे IBC कोड की सारे सेक्शंस को लर्न करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर पार्ट्स चैप्टर्स एंड उसके सेक्शंस लर्न होनी चाहिए, ताकि आप easily प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर सको और लर्न कर सको। सो गाइस होपफुल, आई एम वेरी मच होपफुल दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड ये वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए होगा जो या तो LLB कर रहे हैं, या फिर CS कर रहे हैं, या फिर CA कर रहे हैं, या CMA कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी की सिलेबस में IBC दी गई है। आई डोंट नो कि LLB की सिलेबस में है या नहीं है, बट ये जो प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हैं उनके सिलेबस में है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू फॉर देम। सो गाइस प्लीज वॉच, एंड अच्छा लगता है तो प्लीज हैव अ थम्स अप फॉर मी बिकॉज इट्स सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।